लेक्चर 411 मेरे बच्चों का ध्यान रखना। सरगम के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आई। इतने में देव तैयार होकर बाहर आया तो सरगम हाथ जोड़कर बोली, अंडरस्को, थैंक यू वेरी मच। देव अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, अंडरस्को, बस ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और जाकर अपनी जिंदगी जी लो जैसे जीना चाहती हो। देव इससे आगे कुछ कहता है, इससे पहले ही एक नौकर गेट के पास आया और उसने गेट को नॉक करते हुए कहा, अंडरस्को, सरगम मैम, आपको बड़ी माँ बुला रही है। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो नौकर चला गया। सरगम देव से कुछ कहता उससे पहले ही देव ने कहा, अंडरस्को, मुझे जिंदगी भर थैंक यू बोलती रहना, अभी चली जाओ वरना बड़ी माँ ऊपर आ जाएगी। सरगम ने एक बार फिर नम आंखों से देव को देखा और फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही देव ने मिरर में देखकर कहा, अंडरस्को, यार ये संजना से सुंदर है क्या। वहीं दूसरी तरफ शिवाय स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने युग, कृष खड़े हुए थे और तभी देव बिना सोचे समझे स्टडी रूम में आया, लेकिन शिवाय और कृष युग को देखकर वापस जाने लगा। वो वापस जा पाता उससे पहले ही शिवाय बोला, अंडरस्को, एक और कदम आगे रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही देव के कदम रुक गए। उसने पलटकर शिवाय को देखा और बोला, अंडरस्को, चाचू मुझे कुछ नहीं पता, सच कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, अंडरस्को, मैंने कब कहा तुम्हें कुछ पता है, यहाँ आकर खड़े हो जाओ। देव चुपचाप जाकर वहाँ खड़ा हो गया। शिवाय ने 3-4 कदम चलकर कहा, अंडरस्को, या तो मुझे सच सच बता दो, कल रात पार्टी में क्या हुआ, वरना तुम तीनों की खैर नहीं। शिवाय के इतना स्ट्रिक्टली पूछने पर आखिर कृष बोला, अंडरस्को, कल रात अभिमान और अनिरुद्ध की लड़ाई हो गई थी। उसके बाद जो कुछ हुआ कृष ने शिवाय को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद शिवाय बोला, अंडरस्को, ठीक है तुम तीनों चले जाओ। तीनों ही जैसे जाने को हुए। शिवाय ने रोकते हुए कहा, अंडरस्को, लेकिन याद रखना अभिमान को अगर सपोर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिमान और आराध्या की शादी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तीनों ने पलटकर हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप वहां से निकल गए। शिवाय अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके कानों में कुछ शब्द गूंजने लगे, अंडरस्को, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। वो शब्द ऐसे गूंज रहे थे कि शिवाय बेचैन हो रहा था। शिवाय के माथे से पसीना टपकने लगा और तभी शिवाय के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। शिवाय ने हड़बड़ा के देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि दिव्यांश था। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, क्या हुआ शिवाय। दिव्यांश ने शिवाय से कहा, अंडरस्को, तुझे फिर से वो सब याद आया। शिवाय ने हमें गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और शिवाय को पास करते हुए कहा, अंडरस्को, तेरे चेहरे पर बहुत पसीना है, पोंछ ले। शिवाय ने रुमाल ले लिया और अपने चेहरे को पोंछने लगा। अगले ही पल शिवाय सोफे पर बैठा हुआ था और अवनीत बिल्कुल उसके पास बैठकर उसका बीपी चेक कर रहा था। अवनीत ने कहा, अंडरस्को, चाचू आपका बीपी बहुत लो है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, ऐसे तो आपका बीपी दिन पर दिन गिरता रहेगा। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, बच्चे मुझे कुछ नहीं होगा और कृपया करके मेरी बीवी को ये सब मत बता देना। अवनीत ने बीपी की मशीन समेटते हुए कहा, अंडरस्को, बताना तो पड़ेगा चाचू, वरना आप अपनी ही मनमानी करते रहेंगे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है मुझे ये बात पहले ही चाची को बता देनी चाहिए थी। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, अवनीत तुम ठीक कह रहे हो, साली साहिबा को बता देना चाहिए, वरना तो ये अपनी तबीयत और बिगाड़ लेगा, ये ध्यान नहीं रखेगा, कम से कम साली साहिबा तो इसका ध्यान रखेगी। शिवाय बोला, अंडरस्को, दिव्यांश ऐसा नहीं है, तू अच्छे से जानता है कि मेरा बीपी कम हो जाता है। दिव्यांश ने शिवाय को हाथ दिखाकर रोक दिया और फिर अवनीत से बोला, अंडरस्को, अवनीत जाओ जाकर नाश्ता कर लो। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिलाए और बोला, अंडरस्को, हाँ जानता हूँ, आप दोनों को पर्सनल बातें करनी है और आप नहीं चाहते कि मुझे वो बातें पता चले, तो इतना बहाना मत कीजिए, मैं खुद ही चला जाता हूँ। जैसे ही वो जाने को हुआ, शिवाय ने अवनीत की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को,
ज्यादा समझदार मत बन, अभी तू छोटा है। अवनीत बोला, 35 साल का हो गया, छोटा नहीं हूँ। दिव्यांश बोला, हाँ हाँ 35 साल के आदमी अब चला जा, हमें सच में बहुत जरूरी बात करनी है। अवनीत ने अपना बैग उठाया और बिना किसी शिकायत के वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्यांश ने शिवाय से कहा, शिवाय ऐसा नहीं होता, मुझे भी वो पल याद है, वो सब मेरी आंखों के सामने ही हुआ था, लेकिन मैंने अपनी तबीयत नहीं बिगाड़ी और तूने बिगाड़ ली। आर्या को पता चलेगा तो परेशान हो जाएगी, अपने ना सही आर्या के लिए अपना ध्यान रखा कर। शिवाय अपनी बाजू खोलता हुआ बोला, फिक्र मत कर दिव्यांश, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तू किसी को कुछ मत बता। दिव्यांश ने पूछा, एक बात बता, कुछ हुआ है क्या? शिवाय बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ। और तभी दिव्यांश का फोन वाइब्रेट होने लगा। दिव्यांश अपना फोन लेकर बाहर चला गया और शिवाय भी अपना फोन लेकर अनिरुद्ध का फोन नंबर डायल करने लगा। अनिरुद्ध को बहुत सारी कॉल की, लेकिन अनिरुद्ध ने शिवाय का फोन रिसीव नहीं किया। आखिरकार शिवाय ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा, पता नहीं कहाँ है ये लड़का। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज सरगम की पहली रसोई थी और सरगम ने दिल से सबके लिए बहुत सारा खाना बनाया था, वो भी बिना किसी की मदद के। सरगम सबको खाना परोस रही थी और सब सरगम के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। हर्षवर्धन ने सरगम की तारीफ करते हुए कहा, साहिबा, सरगम तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा खाना बनाती है, मानना पड़ेगा देव की पसंद को, बिल्कुल ऐसी लड़की को पसंद किया है जो हमारे घर में आराम से एडजस्ट कर जाए। ये सुनकर देव ने सरगम की तरफ देखा और कहीं ना कहीं देव को खुद पर प्राउड फील हुआ। आर्या ने भी मुस्कुरा कर सरगम को देखा और फिर खाना सर्व करने लगी। हर्षवर्धन ने पूछा, ओ शिवाय की छुई मुई, ये किसके लिए खाना सर्व कर रही हो? आर्या ने कहा, चाचू वो आराध्या मेरे कमरे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा अब क्यों ना उसका खाना कमरे में ही ले जाओ। हर्षवर्धन ने हाँ मैं गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ले जाओ, नहीं तो उसके भाई को पता चल गया कि उसकी बहन भूखी थी तो सब पर बरस पड़ेगा। आर्या वहां से चली गई और तभी हर्षवर्धन खाना खाते हुए बोला, वो दोनों कहाँ है? हीर ने स्टडी रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, दोनों स्टडी रूम में है। हर्षवर्धन ने नजर घुमाकर स्टडी रूम की तरफ देखा, जहां उसे शिवाय दिखाई दिया। हर्षवर्धन ने फिर मन ही मन कहा, ये लड़का भी ना मुझसे कभी कुछ शेयर नहीं करेगा, इसे लगता है कि मैं टेंशन लेकर बैठ जाऊंगा और इसीलिए मेरे नाम की टेंशन भी इसी ने ले ली। सब ने सरगम को बहुत सारे गिफ्ट दिए। सरगम गिफ्ट्स को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन आज जो गिफ्ट उसे देव ने दिया था वो गिफ्ट सबसे ऊपर था। दूसरी तरफ अभिमान गुस्से में अपने कमरे में ही था। 2-3 बार सर्वेंट ने आकर अभिमान से पूछा कि क्या वो कमरा साफ कर दें, लेकिन अभिमान ने किसी भी सर्वेंट को अपने कमरे में नहीं आने दिया। उसका दिमाग अब भी घूम रहा था। वो कल रात की बातें याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस उसे इतना ही याद था कि वो आराध्या को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया। अभिमान ने खुद को संभाला और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अभिमान स्टडी रूम की ओर जा रहा था और तभी उसकी नज़र आर्या के कमरे पर पड़ी, जहां आराध्या सो रही थी। आराध्या को सोता हुआ देखकर अभिमान को एक बार फिर गुस्सा आ गया। वो खुद में ही बोला, मेरी नींद उड़ा के खुद चैन से सो रही है, सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया, मुझे मेरे घर वालों के सामने रेपिस्ट बना दिया। आराध्या तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभिमान सीधा स्टडी रूम में गया, जहां शिवाय चेयर पर आंख बंद किए हुए बैठा था। अभिमान ने स्टडी रूम में नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। अभिमान ने सबसे पहले गेट बंद किया और तभी शिवाय बोला, गेट बंद करने से क्या होगा, जो तुमने किया है वो एक न एक दिन तो घर वालों को पता चल ही जाएगा। इतना कहकर शिवाय ने अपनी आंखें खोली तो अभिमान बोला, देखो पापा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं श्योर हूँ मैंने गिलहरी के साथ जबरदस्ती नहीं की, और जब मैंने जबरदस्ती नहीं की तो आप मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं दे सकते। प्लीज पापा समझने की कोशिश करो, जिस लड़की को मैं 5 मिनट नहीं झेल सकता
मैं उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा। शिवाय अपनी जगह से खड़ा होकर जेब में हाथ डालकर बोला, अंडरस्कोप, तो तुम अपने किए की माफी मांगने आए हो। अभिमान ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बोला, अंडरस्कोप, पापा देखो, मैंने होश में कुछ भी नहीं किया। पापा खुद सोचो, मैं होश में होता तो उस गिलहरी जैसी लड़की के साथ ये सब करता। मुझे क्या लड़कियों की कमी है जो मैं उस गिलहरी के साथ करूंगा। प्लीज पापा, आप मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं दे सकते। बस इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। शिवाय ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्कोप, बात ये नहीं है कि तू उस लड़की से शादी करेगा या नहीं करेगा, बात ये है कि क्या आराध्या तुझसे शादी करेगी। ये सुनते ही अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, अंडरस्कोप, आप कहना चाहते हैं कि वो मुझे रिजेक्ट करेगी। अभिमान रघुवंशी को शिवाय बोला, अंडरस्कोप, अभिमान, तुम्हें बहुत अभिमान है ना कि तुम अभिमान रघुवंशी हो। अगर मैं तुमसे तुम्हारा सरनेम छीन लूं तो, अगर मैं तुमसे तुम्हारी लग्जरी लाइफ छीन लूं तो कोई लड़की है जो तुम्हारे साथ सरवाइव करेगी। ये जिन लड़कियों की तुम बात कर रहे हो ना कि तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है, वो सब तुम्हारे नहीं, तुम्हारी लग्जरी लाइफ के पीछे पागल है। और आराध्या उनमें से नहीं है। तुम्हें टेंशन इस बात की है कि तुम आराध्या से शादी नहीं करना चाहते और मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। और मुझे टेंशन इस बात की है कि क्या आराध्या तुम जैसे इंसान से शादी करेगी, क्योंकि जहाँ तक मैं उस बच्ची को जानता हूँ वो तुमसे शादी नहीं करेगी। और तुम्हारे लिए ये डूबकर मर जाने की बात है कि कोई लड़की तुम्हें तुम्हारे मुंह पर रिजेक्ट कर देगी। अभिमान हैरान होकर बोला, अंडरस्कोप, पापा ये क्या बात हुई, वो मुझे रिजेक्ट करेगी, उसकी शक्ल है मुझे रिजेक्ट करने की। पापा शायद आप भूल गए, मुझे मिस राजस्थान ने ऑफर किया था। शिवाय बोला, अंडरस्कोप, बहुत घमंड है तुम्हें कि तुम्हें मिस राजस्थान ने ऑफर किया था। तुम्हें पता है चाचू की शादी मिस इंडिया से हुई थी। अभिमान छोटी आंखें करके बोला, अंडरस्कोप, हाँ पता है, और डाइवोर्स भी हो गया था। आप कहना क्या चाहते हैं। शिवाय बोला, अंडरस्कोप, फिलहाल तो मिस राजस्थान और मिस इंडिया के बीच में डिस्कशन नहीं करना चाहता। बस यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आराध्या को शादी के लिए मना लो, वरना मैं तुम्हें इस मेंशन में रहने नहीं दूंगा। अभिमान अब थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, अंडरस्कोप, जब आप जानते हैं कि आराध्या मुझसे शादी नहीं करेगी तो मुझे इतना बड़ा टास्क क्यों दे रहे हैं। पापा, आप समझते क्यों नहीं, मेरी और उसकी शादी करके आप हम दोनों की लाइफ खराब कर दोगे। मैं उससे माफी मांग लूंगा। इस बार शिवाय ने थोड़ा सख्ती से कहा, अंडरस्कोप, बस अभिमान, बहुत हुआ। मैंने कहा ना कि तुम अगले 2 दिन में आराध्या को शादी के लिए मनाओगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें इस मेंशन से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद क्या होगा तुम अच्छे से जानते हो, एक दिन भी लग्जरी लाइफ के बिना नहीं रह पाओगे। अभिमान को गुस्सा आ रहा था, उसने पैर पटके और शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्कोप, पापा कोई और ऑप्शन तो दे दो। शिवाय बोला, अंडरस्कोप, कोई ऑप्शन नहीं है, शादी तो तुम्हें आराध्या से ही करनी पड़ेगी। और कोशिश करना सब कुछ नेचुरल लगे। अगर घर में किसी को शक हुआ कि तुमने उस लड़की के साथ गिरी हुई हरकत की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे लिए मेरी छुई मुई और मेरी रेपुटेशन बहुत जरूरी है, और दोनों में से किसी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे। अभिमान वहां से गुस्से में चला गया। अभिमान बहुत गुस्से में था, इसलिए वो सीधा आर्या के कमरे में आया। उसने देखा तो आर्या अपने हाथों से आराध्या को खाना खिला रही है। 412 वीरा और विराज। आर्या और आराध्या को देखकर अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया। उसने ताली बजाते हुए कहा, अंडरस्कोप, क्या बात है, कितनी अच्छी माँ है मेरी, पराई लड़की को अपने हाथों से खाना खिला रही है, जबकि अपने जन्म दिए हुए बेटे को एक बार नहीं पूछा कि उसने भी कुछ खाया है या नहीं। आराध्या ने अभिमान को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने अभिमान की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। वहीं आर्या ने भी अभिमान की बातों को इग्नोर किया और आराध्या को खाना खिलाने लगी। अभिमान आराध्या और आर्या के पास गया और बोला, अंडरस्कोप, माँ इसे कहो मुझसे शादी करेगी। ये सुनते ही आराध्या ने हैरानी से अभिमान को देखा तो अभिमान ने अगले ही पल आराध्या का चेहरा पकड़कर कहा, अंडरस्कोप, ऐसे क्या देख रही हो, यही तो चाहती थी तुम्हारा प्लान तो कामयाब हो गया। पापा ने मुझे डेडलाइन दी है कि 2 दिन में तुम्हें शादी के लिए मनाना है,
वरना वो मुझे इस मेंशन से बाहर फेंक देंगे। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं अपने घर में एक क्रिमिनल बन गया, जबकि तुम अच्छे से जानती थी मैं नशे में था, तुम तो होश में थी। तुम तो मुझे रोक सकती थी, लेकिन तुमने मुझे रोका नहीं। रोकती भी क्यों, घर बैठे बैठे इतने बड़े मेंशन की मालकिन जो बनना चाहती हो। आर्या ने अभिमान के हाथों को पकड़कर झटकते हुए कहा, अंडरस्को, जो भी बोलना है दूर से बोल, खबरदार अगर तूने आराध्या को हाथ लगाया, सच कहती हूँ अभिमान, एक और चांटा तेरे गाल पर खींचकर मारूंगी। एक बार नहीं सोचूंगी कि तू मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी नहीं है। एक तो इतनी गिरी हुई हरकत करता है, हमारे मंदिर जैसे घर को तूने अपवित्र कर दिया, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रहा है। बात करनी है तो कर, नहीं करनी है तो निकल जा यहाँ से, और मुझे तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक तुझे अपने किए पर पछतावा ना हो। अभिमान ने आर्या को देखकर कहा, अंडरस्को, माँ कम से कम तुम तो मेरी हालत पर तरस खाओ। मैं कह कह कर थक गया कि मैंने ये सब जानबूझकर होश में नहीं किया, लेकिन सबको मैं ही गलत नजर आता हूँ। आर्या ने अभिमान को थप्पड़ दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, क्योंकि तुम गलत हो। तुम अगर होश में नहीं थे तो क्यों गए आराध्या के पास? क्या लेने गए थे आराध्या के पास, बताओ मुझे। अभिमान अब चुप हो गया, उसके पास अपनी माँ के सवालों का जवाब नहीं था। इस बात को तो अभिमान ठुकरा नहीं सकता था कि वही तो आराध्या को स्टोर रूम में मिलने गया था, वही तो आराध्या को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया था, और एक यही बात पर अभिमान कमजोर पड़ जाता था। अभिमान ने फिर से अपना गुस्सा कंट्रोल किया और आर्या को देकर बोला, अंडरस्को, पापा चाहते हैं मैं इससे शादी कर लूं। इससे बोलो कि शादी के लिए हाँ कर दे, बिना किसी ड्रामे के। आर्या कुछ बोलती इससे पहले ही आराध्या ने खींचकर एक चांटा अभिमान के गाल पर जड़ दिया और उसका कॉलर पकड़कर हिलाते हुए बोली, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? अभिमान तो हैरानी से आराध्या को देख रहा था। आराध्या बोली, अंडरस्को, कल रात कुछ और थे और अब कुछ और हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से शादी करूंगी? तुम मेरे पास अपने अभिमान के साथ आओगे और कहोगे कि आराध्या मुझसे शादी कर लो और मैं किसी पागल लड़की की तरह खुश हो जाऊंगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूं? आर्या ने आराध्या को संभाल लिया और आराध्या की आंखों में आंसू बहने लगे। अभिमान बोला, अंडरस्को, तुम खुद को समझती क्या हो? एक तो मेरे नशे में होने का फायदा उठाती हो और ऊपर से सती सावित्री बनने का नाटक भी करती हो। आराध्या ने आर्या के हाथों को झटकते हुए कहा, अंडरस्को, छोड़िए आंटी और अपने बेटे को संभालिए, मैं तो खुद भी संभल जाऊंगी। कभी नहीं सोचा था कि इस घर में आऊंगी तो मेरे साथ ये सब भी होगा। पहले तो मुझे लगता था कि बस अभिमान मुझे और मेरे भाई से नफरत करता है, लेकिन अपनी नफरत के चलते मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा ये कभी नहीं सोचा था। अभिमान को गुस्सा आ गया, उसने भी उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, आराध्या तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। हाँ, मैं तुमसे तुम्हारे भाई से नफरत करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने करीब करने से अच्छा है मैं बाहर मुंह मार लूं। ये सुनते ही आर्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और फिर उस पर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, अभिमान अभी के अभी जो यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। अभिमान ने भी गुस्से में कहा, अंडरस्को, तो कहो इससे कि मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। आराध्या भी चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, नहीं करूंगी तुमसे शादी नहीं करनी, तुम जैसे घटिया इंसान से शादी। सुन लिया तुमने, अब जाकर कह दो शिवाय अंकल को कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। इतना कहकर आराध्या ने आर्या को देखा रोते हुए कहा, अंडरस्को, आंटी मुझे घर जाना है, मुझे मेरे भाई के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। आर्या ने आराध्या को संभालते हुए गले लगा लिया और अभिमान को देखकर गुस्से में बोली, अंडरस्को, सुन लिया ना आराध्या का जवाब, अब जाओ यहाँ से। अभिमान भी गुस्से में वहां से चला गया और सीधा अपने कमरे में आया। जब वो कमरे में आया तो उसने देखा उसका पूरा कमरा साफ था। अभिमान को फिर से गुस्सा आने लगा और उसने फिर से तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। उसके मम्मी पापा आराध्या का साथ दे रहे थे, उसका नहीं। उसे तो उस रात का कुछ भी याद नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि उसने जबरदस्ती की या आराध्या ने उसका साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ अवनीत तैयार हो चुका था, लेकिन पीहू ऐसे की ऐसे ही बालकनी में खड़ी हुई थी।
अवनीत ने पीहू के पास जाकर प्यार से कहा, पीहू घर चले। पीहू ने गुस्से में कहा, अभी नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिनों पहले ही तो हम आए थे और अब तुम जाने की बात कर रहे हो। अवनीत ने पीहू को समझाते हुए कहा, देखो तुम गुस्सा मत किया करो, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, जब तुम्हारा मन हो तो वापस आ जाना। पीहू ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं वापस आना ही नहीं चाहती, एटलीस्ट तुम्हारे साथ तो नहीं आना चाहती। मुझे समझ नहीं आता मेरे माँ बाप ने तुमसे मेरी शादी क्यों कर दी। और तभी गेट से हीर की आवाज आई, पीहू ये क्या बदतमीजी है, अपने पति से कोई ऐसी बात करता है। पीहू ने हीर को देखकर शिकायत करते हुए कहा, आपने मेरी शादी अवनीत से की ही क्यों? मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, मुझे डाइवोर्स चाहिए। ये सुनते ही हीर की आंखें हैरानी से फैल गई। हीर कुछ बोलती उससे पहले ही अवनीत ने हीर की तरफ इशारा किया और हीर चुप हो गई। अवनीत बोला, देखो मैंने कहा ना, मैं तुम्हें आराम से डाइवोर्स दूंगा, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही डाइवोर्स पेपर बनवा दूंगा, तुम साइन कर देना और उसके बाद हमारा आराम से डाइवोर्स हो जाएगा। पीहू बोली, ऐसी बातें मत करो, जैसे तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो, समझे? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहती, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। इतना कहकर पीहू वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही हीर की आंखों से आंसू आने लगे। अवनीत ने हीर की बाजू को पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने जाकर बोला, बड़ी माँ आप फिर से रोने लगी, आप जानती तो है उसकी हालत। हीर बोली, उस हादसे के बाद सिर्फ पीहू की जिंदगी नहीं बदली, तुम्हारी भी बदल गई। सिर्फ पीहू ही नहीं थी जिसने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी, अरे तुमने भी तो अपनी बहन को खोया था। कहकर हीर रोने लगी। अवनीत ने भरे गले से कहा, बड़ी माँ बस करो ना, क्यों उस दिन को याद करती हो? दुख को हम पकड़कर रखेंगे तो वो हमारे साथ साथ हर जगह जाएगा। हीर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन मैं क्या करूं? अब भी वो दिन याद करती हूं तो मुझे रोना आ जाता है, जब मैंने वीरा और विराज की लाश अपनी आंखों के सामने देखी थी। कहकर हीर फिर से रोने लगी। फ्लैशबैक, 8 साल पहले अवनीत ने अपनी MBBS खत्म कर ली थी। अवनीत रघुवंशी मैंशन अपनी बहन से मिलने आया था। जैसे ही वो मैंशन के अंदर आया, हीर की नज़र अवनीत पर गई। हीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, अवनीत तुम। अवनीत भी अपने दोनों हाथ फैलाकर हीर के पास गया और हीर को गले लगाकर बोला, हाँ बड़ी माँ, मैं फाइनली आ ही गया। हीर ने अवनीत के गाल पर हाथ लगाकर कहा, हमारे ऊपर एहसान हो गया कि तू यहाँ आ गया, वरना मुझे तो लगा तुझे कभी देख ही नहीं पाऊंगी। कभी रसिया, कभी इंग्लैंड, कभी कहीं बस घूमता ही रहता है, तेरा मन नहीं करता कि तू अपने परिवार के पास रहे। अवनीत बोला, हाँ तभी तो आया हूँ। खैर ये बताए वीरा दीदी कहाँ है? ये सुनते ही हीर के चेहरे पर उदासी आ गई। हीर बोली, कहाँ होगी, बस अपने कमरे में। जब से हमारी शिवांगी का किडनैप हुआ है, तब से मैंने वीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। विराज भी ऑफिस में बिजी हो गया। कई बार कह चुके हम दूसरा बेबी प्लान कर लो, लेकिन दोनों ही मना कर देते हैं। दोनों ही यही कहते हैं कि अगर उन्होंने दूसरा बेबी प्लान कर लिया तो वो अपनी शिवांगी को भूल जाएंगे। कहते कहते हीर की आंखों में आंसू आ गए। अवनीत ने हीर के आंसू पूछकर कहा, बड़ी माँ रोने से क्या होगा, मैं तो ये सोचता हूँ आप इतना रोती हैं तो मेरी बहन कितना रोती होगी। हीर भरे गले से बोली, अवनीत तू यहाँ नहीं था, तुझे नहीं पता कि मैं तेरी बहन को कैसे संभाला है। उस वक्त वीरा को देखकर मेरा तो कलेजा फट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान जा रही है। तुझे बता नहीं सकती क्या बीती है तेरी बहन पर। अवनीत बोला, शिवाय चाचू तो पता लग रहे थे ना, क्या शिवाय चाचू को कुछ पता नहीं चला? हीर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, शिवाय भैया ने कहा है कि हमारी शिवांगी की मौत हो गई। ये सुनते ही अवनीत थोड़ा सा हैरान हुआ।
अवनीत ने हीर को दिलासा देते हुए कहा, अंडरस्को, अब जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो है हमें उसे संभाल लेना चाहिए। मैं जाता हूँ दीदी के पास। हीर ने हमें गर्दन हिला दी और अवनीत वीरा के कमरे की ओर बढ़ गया। अवनीत ने देखा तो वीरा बालकनी में छोटे से गार्डन में बैठी हुई थी। वीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो एकटक बस एक फूल को देखे जा रही थी। और तभी अवनीत ने अपने आंसू पोंछे और वीरा के पास जाकर बोला, अंडरस्को दी, मैं आ गया। वीरा ने अवनीत को देखा तो मुस्कुरा कर बोली, अंडरस्को, अरे अवनीत तुम आओ बैठो। अवनीत जाकर वीरा के पास बैठ गया। वीरा ने कोई बात नहीं की, वो फिर से खामोश हो गई। अवनीत ने वीरा का हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्को दी, जो हो गया सो हो गया। वीरा बोली, अंडरस्को अवनीत, मेरी एक ही बेटी थी, उसे भी किडनैप कर लिया। भगवान को मुझ पर तरस नहीं आया, शिवाय भैया कहते हैं कि मेरी बेटी मर गई, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी जिंदा है। अवनीत बोला, अंडरस्को दी, अगर ऐसा है तो शिवांगी रघुवंशी मेंशन वापस आएगी, आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए। वीरा खुद को संभाल नहीं पाए और उसने अपने भाई को गले लगाकर अपना दुख दर्द उसके कंधे पर निकालना शुरू कर दिया। अवनीत ने भी अपनी बहन कसकर पकड़ ली। अवनीत तो अपनी बहन को समझाता रहा, लेकिन अवनीत के बस की वीर को संभालना नहीं था। और तभी कमरे में विराज आया। विराज ने अवनीत और वीरा को देखा तो देखते ही समझ गया कि वीरा को फिर से शिवांगी की याद आ रही है। विराज वीरा के पास गया तो वीरा विराज के गले लगाकर रोने लगी। विराज वीरा को समझाते हुए बोला, अंडरस्को बस करो वीरा, कितना रोओगी, मेरे हाथ में होता तो मैं क्या कुछ नहीं कर देता, लेकिन मेरे हाथ में था ही नहीं। अवनीत से अपनी बहन का दुख देखा नहीं गया और वो कमरे से बाहर चला गया। वही विराज वीरा को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीरा के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। विराज वीरा को लेकर सोफे पर बैठ गया। ये लगभग रोज का ही था। वीरा अपनी बेटी को याद करती और रोने लगती और विराज उसे संभलता। करीब आधे घंटे बाद विराज ने वीरा के माथे को चूमकर कहा, अंडरस्को अनाथ आश्रम चले। वीरा ने हमें गर्दन हिला दी। विराज ने वीरा को गोद में उठाया और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। विराज ने भी वीरा की तैयार होने में हेल्प की, क्योंकि वीरा पूरे तरीके से टूट चुकी थी। उसका ना तैयार होने का मन करता था, ना किसी से बात करने का मन करता था। ज्यादातर वो अपने कमरे में ही रहती थी। थोड़ी देर बाद वीरा और विराज तैयार होकर बाहर आ गए। हीर ने दोनों को देखकर कहा, अंडरस्को शाम को घर जल्दी आ जाना। विराज ने हमें गर्दन हिला दी और वीरा को संभालता हुआ मेंशन से बाहर ले गया। 413 अवनीत और पीहू की मुलाकात। विराज को क्या पता था कि अब वो अपनी वीरा के साथ कभी भी मेंशन वापस नहीं आएगा। अवनीत हीर के पास ही बैठा रहा, दोनों बात करते रहे और तभी हीर का फोन वाइब्रेट हुआ। हीर ने फोन चेक किया तो वो पीहू का फोन था। हीर ने फोन उठाकर कहा, अंडरस्को तुम वापस कब आओगी? आना भी है या हमेशा वही रहना है? पीहू थोड़ा सा चिढ़कर बोली, अंडरस्को माँ अब तो ऐसे डर रही है जैसे मैं यहाँ अकेली हूँ। अकेली नहीं हूँ मैं, नानू नानी मेरे साथ है। हीर बोली, अंडरस्को हाँ हाँ जानती हूँ, पापा तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रजावत हाउस में बस जाओ, कुछ तो शर्म करो। वो लोग तुम्हें जाने के लिए नहीं कहेंगे तो क्या तुम वहीं रहने लग जाओगी? चुपचाप से मेंशन वापस आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे पापा दिन में 10 बार तुम्हारे बारे में पूछते हैं। क्या कहूँ उन्हें कि हमारे घर से ज्यादा उसे रजावत हाउस पसंद है। पीहू बोली, अंडरस्को ओ माँ हद हो गई, मैं कौन सा हमेशा के लिए यहाँ आ गई? वहाँ तो मुझे शौर्य मामू सांझ मामी अच्छी लगती है, इसलिए मुझे यहाँ रहना पसंद है। हीर ने अपना हाथ अपने माथे पर मारकर कहा, अंडरस्को देखो चुपचाप से वापस आ जाओ। अब की बार जाओगी तो अपने पापा की परमिशन लेकर जाना। मैं रोज रोज तुम्हारे पापा को नहीं समझा सकती। पीहू बोली, अंडरस्को अरे माँ मेरी वजह से कौन सा मेंशन में काम रुक पड़े हैं। अच्छा चलो मैं वापस आ जाती हूँ, मुझे वापस आने का एक रीजन दो। हीर बोली, अंडरस्को कोई रीजन नहीं है, मैं अवनीत को भेज रही हूँ, चुपचाप वापस आ जाओ। अवनीत का नाम सुनते ही पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अवनीत के आंखों में चमक।
किसी को मेंशन में खबर नहीं थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पीहू बोली, माँ झूठ मत बोलो, अवनीत तो इंग्लैंड गया हुआ है। ये सुनते ही हीर ने पीहू को डांटते हुए कहा, ये क्या तूने अवनीत अवनीत लगा रखा है, पता है ना वो तुझसे 7 साल बड़ा है, तमीज से बात नहीं कर सकती। पीहू बोली, अच्छा ठीक है ना डॉक्टर साहब कह दूंगी बस, अब आप ये बताओ क्या सच में डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे हैं। हीर बोली, हाँ मेरे सामने ही है और मैं अवनीत को भेज रही हूँ, चुपचाप इसके साथ वापस आ जा। अचानक ही पीहू एक्साइटेड होकर बोली, हाँ माँ हाँ मैं आज जाती हूँ, आप पहले डॉक्टर साहब को भेजो तो। इतना कहकर पीहू ने फोन कट कर दिया और हीर, उसे शक हुआ क्योंकि पीहू को हीर ने कई बार मेंशन आने के लिए कहा था और पीहू हर बार टाल जाती थी, लेकिन इस बार अवनीत के नाम से उसने आने के लिए हाँ कर दिया। हीर ने एक बार अपने फोन को देखा और एक बार अवनीत को। अवनीत अपनी आंखें इधर उधर करने लगा और फिर खड़ा होकर बोला, बड़ी माँ मुझे काम है, मैं चलता हूँ। अवनीत जैसे ही जाने को हुआ, हीर बोली, पहले मेरी बेटी को रजावट हाउस से ले आओ, उसके बाद जहाँ जाना है चले जाना। अवनीत ने पलटकर नहीं देखा और मुस्कुरा कर वहां से चला गया। उसके जाते ही हीर मन ही मन खुद से बोली, क्या मुझे जो समझ आ रहा है वो सच है। पीहू का तो समझ सकती हूँ कि वो बच्ची है, लेकिन अवनीत वो तो बहुत समझदार है। खैर छोड़ो, आज साहब से बात करती हूँ। वही अवनीत वो अपनी गाड़ी में बैठा और रजावत हाउस के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो भी 2 साल बाद पीहू से मिलने वाला था। पीहू जब 18 साल की थी तब पीहू ने बिना किसी हेसिटेशन के अवनीत को ऑफर किया था और अवनीत ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन दोनों के बीच बातें रोज होती थी। अवनीत के अंदर भी अब धीरे धीरे पीहू को लेकर फीलिंग्स आने लगी और वो फीलिंग्स का प्यार में बदल गई। अवनीत को नहीं पता था। पीहू के बारे में सोचता हुआ अवनीत, उसका सफर कट गया और 1 घंटे बाद उसने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। अवनीत गाड़ी से उतरा, उसकी नज़र जैसे ही रजावत हाउस के में गेट पर गई, पीहू भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। अवनीत ने जैसे ही पीहू को देखा, उसे वो पल याद आ गया जब पीहू ने अवनीत को प्रपोज किया था। अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल पीहू ने अवनीत को कसकर गले लगा लिया। अवनीत संभल नहीं पाया और सीधा गाड़ी से लग गया। अवनीत के दिल की धड़कन बढ़ रही थी और पीहू उसे तो जैसे पूरी दुनिया मिल गई। पीहू की सांसें तेज चल रही थी। अवनीत ने ना चाहते हुए भी अपनी बाहें पीहू पर लपेट दी और उसकी कमर को हल्का हल्का रब करते हुए बोला, आराम से पीहू, शांत हो जाओ, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, तुम्हें लेने आया हूँ। पीहू अपनी बढ़ती हुए धड़कनों को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं इसे ले जाना नहीं मानती, अगर लेकर ही जाना है तो डोली में बिठाकर लेकर जाओ। ये सुनते ही अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी पकड़ पीहू पर कस दी, जिसका साफ मतलब था कि अब वो हमेशा के लिए पीहू को अपने साथ ले जाएगा। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही गले लग रहे और अवनीत ने पीहू को खुद से दूर किया और उसके माथे पर आए बालों को हटाकर कहा, लगता है बड़ी माँ को शक हो गया। पीहू ने बेपरवाह होकर कहा, कैसा शक कि मेरा और तुम्हारा कुछ चल रहा है, ये शक थोड़ी है, ये तो हकीकत है। अवनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अवनीत बोला, तुम समझ नहीं रही, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं बड़े पापा से तुम्हारा हाथ मांगू। ये सुनते ही पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। पीहू हाथ बांध कर बोली, ओ माय गॉड, मुझे तो लगा हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम खेलेंगे, लेकिन तुम तो सीधा सीधा शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। अवनीत ने हल्का सा चांटा पीहू के सिर पर मारकर कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। पीहू ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता हमें शादी कर लेनी चाहिए, वरना तुम्हारा क्या भरोसा फिर से तुम इंडिया छोड़ दो। अवनीत ने गाड़ी का गेट खोला और पीहू को बैठने का इशारा किया। पीहू बोली, नानू नानी से नहीं मिलोगे। अवनीत ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पीहू, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम है, वो तो मैं दीदी और जीजू से मिलने आया था, तो बड़ी माँ ने तुम्हें लाने के लिए कह दिया,
रजावत साहब से किसी और दिन मिल लूंगा, अभी चलो। पीहू ने भी हाँ में गर्दन हिलाए और वो गाड़ी में बैठ गई। अगले ही पल अवनीत ड्राइव कर रहा था और पीहू उसके पास बैठी हुई थी। पीहू कंटिन्यू अवनीत को देख रही थी और अवनीत थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इसमें दो राय नहीं थी, दोनों के बीच बहुत फर्क था। पीहू लग्जरी लाइफ जीती थी, अवनीत अपनी मेहनत से डॉक्टर बना था, लेकिन फिर भी पीहू अवनीत के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। और ये बात तो अवनीत अच्छे से जानता था कि बेशक पीहू की एज कम है लेकिन वो समझदार हीर जितनी ही है। करीब 1 घंटे बाद पीहू और अवनीत एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। अवनीत कॉफी पी रहा था और पीहू बस अवनीत को ही देखे जा रही थी। आखिरकार अवनीत ने बोल ही दिया, अंडस्को, पीहू कितना देखोगी? तुम्हारा मन नहीं भरता मुझे देखकर? पीहू ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं डॉक्टर साहब, क्या करूं, आप हो ही इतने हैंडसम, तभी तो बचपन से मेरा क्रश हो और अब मेरा प्यार। अवनीत ने कॉफी का मग साइड में रखकर पीहू को देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हें लगता है कि बड़े पापा तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे? पीहू थोड़ा सा इरिटेट होकर बोली, अंडस्को, यार आप फिर से तो इस टॉपिक को लेकर बैठ गए। अरे मुझे तो लगता है पापा खुशी खुशी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे, एक बार पापा से बात तो करो। अवनीत ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। पीहू बोली, अंडस्को, तो ठीक है मैं कर लूंगी, अगर मैं आपको प्रपोज कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनते ही अवनीत थोड़ा सा शर्मा गया। वैसे अवनीत की पर्सनैलिटी बहुत डिसेंट थी, उसे देखकर ही लगता था कि वो डॉक्टर है और थोड़ा सा शाय भी था और पीहू को अवनीत में यही चीज़ अट्रैक्ट करती थी। थोड़ी देर बाद दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर आ गए। अवनीत ने पीहू को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल अवनीत की गाड़ी हवा में दौड़ने लगी। लेकिन अचानक ही अवनीत ने गाड़ी की ब्रेक मारी, क्योंकि सामने 2 स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी और उनके हाथ में गन थी। ये नज़ारा देखकर अवनीत ने अपना सलाइवा गटक लिया। उसे लड़ने झगड़ने की आदत नहीं थी। अवनीत की जगह जूनियर रघुवंशी होते तो शायद उन्हें इतना डर नहीं लगता, लेकिन नवनीत हमेशा ही लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। वहीं पीहू उसे भी डर लगने लगा और उसे समझते देर नहीं लगी कि वो और उसके डॉक्टर साहब किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। पीहू ने तो डर के मारे अवनीत की बाजू पकड़ ली। अवनीत वो तो पहले ही सीधा साधा सा था, सामने गुंडों को देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई और तभी उसने एक गुंडे पर गोली लगती हुई देखी। अवनीत और पीहू दोनों ने आंखें बंद कर ली और अगले एक पल वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। अवनीत बाहर जाने लगा तो पीहू ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, अंडस्को, डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो? अवनीत बोला, अंडस्को, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। पीहू ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा, अंडस्को, वह कोई आपका पेशेंट नहीं है, बल्कि वो हमें मारने आया था। डॉक्टर साहब, मुझे लगता था कि आप बहुत समझदार हो, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि आप तो एक नंबर के। पीहू ने इतना ही कहा था कि अवनीत हैरानी से पीहू को देखने लगा। पीहू बोली, अंडस्को, सॉरी, गलती से जुबान फिसल गई। इतना कहकर पीहू ने पीछे देखा, जहां विराज गन लेकर खड़ा हुआ था और गाड़ी में वीरा बैठी हुई थी। पीहू बोली, अंडस्को, पीछे तो विराज भाई हैं। अवनीत ने पीछे देखा तो पीछे से विराज ने एक और शूट किया और स्कॉर्पियो के सामने खड़ा दूसरा आदमी भी जमीन पर गिर पड़ा। विराज ने तीसरी बार शूट करने की कोशिश की, लेकिन शायद गन में से गोलियां खत्म हो गई थी। विराज ने गन सड़क के किनारे पर फेंकी, फाइटिंग मोड पर आ गया। फिर वो पीहू और अवनीत की गाड़ी को क्रॉस करता हुआ आगे चला गया और अगले ही पल विराज उन आदमियों से फाइटिंग करने लगा। वहां 4-5 आदमी थे और विराज अकेला, और विराज उन सब पर भारी पड़ रहा था। अवनीत गाड़ी में बैठा हुआ विराज को लड़ते हुए देख रहा था और तभी पीहू ने अवनीत की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को, देख कर रहे हो विराज भाई अकेले लड़ रहे हैं, तुम भी जाकर लड़ाई करो। अवनीत ने हैरानी से पीहू को देखकर कहा, अंडस्को, पीहू, मैं कभी लड़ा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता लड़ाई कैसे होती है। इन गुंडों को देख रही हो, अगर इन्होंने मुझे एक पंच भी मार दिया तो मेरी पसलियां बाहर आ जाएगी और तुम्हें पता है पसलियां ठीक होने में कितना टाइम लगता है। पीहू गुस्से में बोली, अंडस्को,
देखो मेरे भाई अकेले पीट रहे हैं, मैं सच कहती हूँ, अगर भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अवनीत ने कहा, पीहू मैंने कभी लड़ाई नहीं की, मैं किसी को नहीं मार सकता, मैंने किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा है। पीहू बोली, कभी ना कोई काम तो पहली बार करना ही पड़ता है ना, तुम क्या जन्म से ही डॉक्टर बन गए थे? नहीं ना, तुमने पढ़ाई की चीजों को समझा, तभी तो तुम डॉक्टर बने हो। अवनीत बोला, पीहू मुझे डर लगता है, मैं नहीं मार सकता। पीहू बोली, अच्छा तुम ऑपरेशन थिएटर में छुरी कांटे लेकर लोगों का ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन जो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं उन्हें नहीं पीट सकते। अवनीत बोला, अरे यार नहीं पीट सकता। पीहू बोली, देखो अगर तुमने उसे पीटा तो मैं तुम्हें किस करूंगी। ये सुनते ही अवनीत ने पीहू की तरफ देखा तो पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी। अवनीत बोला, मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी स्टूपिड सी किस के लिए पीट नहीं सकता। पीहू बोली, और अगर अभी आप बाहर नहीं गए तब भी करूंगी। अवनीत बोला, पागल हो क्या? पागल खाने से आई हो? हैव यू गोन मैड? पीहू बोली, ठीक है तो मैं ही जाती हूँ, कम से कम एक दो का सिर तो फोड़ ही दूंगी। इतना कहकर पीहू जैसे ही बाहर जाने को हुई, अवनीत ने पीहू का हाथ पकड़ लिया और बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर ज्यादा पीट जाऊं तो मुझे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे देना। पीहू अवनीत को गाड़ी से धकेलती हुई बोली, हाँ दे दूंगी, लेकिन जाओ मेरे भाई को तो बचाओ। अवनीत बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने देखा तो विराज तो मुके बरसा रहा था और अवनीत चुपचाप खड़ा हुआ था। 414 देव के एहसास। अवनीत गाड़ी में से बाहर खड़ा होकर विराज को लड़ते हुए देख रहा था। अचानक ही एक आदमी आया और उसने अवनीत के मुंह पर एक पंच जड़ दिया और अवनीत जमीन पर जा गिरा। अवनीत को तो दिन में तारे दिखाई देने लगे। ये पहली बार था जब अवनीत को किसी ने हाथ लगाया था, वरना तो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहता था, और जब हाथ लगाया तो ऐसा हाथ लगाया कि अवनीत सीधा जमीन पर गिर पड़ा। अवनीत जल्दी से खड़ा हुआ, उसे सच में दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी आंखों को मला तो सामने एक खट्टा खट्टा आदमी खड़ा हुआ था। उसे आदमी ने फिर से अवनीत को मारने की कोशिश की तो अवनीत पीछे हटता हुआ बोला, देखो यार वो मेरे जीजा जी है, प्लीज उन्हें मत मारो। इतना कहकर अवनीत ने विराज की तरफ देखा जो उन गुंडों को पीट रहा था। मजाल किसी गुंडे ने विराज को टच भी किया हो। अचानक ही अवनीत मन ही मन खुद से बोला, मैंने जो जीजू को डाइट बताई है उसके अकॉर्डिंग जीजू कितने फिट है। और तभी उस आदमी ने अवनीत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार अवनीत ने उस आदमी का हाथ वही पकड़ लिया और अगले ही पल उसे मरोड़कर उसकी कमर पर एक पंच मारकर कहा, मैं फाइटिंग नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लड़ना नहीं आता। अवनीत ने उस आदमी की कमर पर जोर से लात मारी और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा और देखते ही फाइटिंग मोड में आ गया। देखते देखते अवनीत उन सब से फाइट करने लगा। पीहू भी अवनीत को आंखें फाड़े देख रही थी। उसे तो यकीन नहीं था कि अवनीत को इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल भी आती हैं। वो धीरे से गाड़ी से उतरी और अवनीत को ही देखती रही और फिर उसने पीछे देखा जहां वीरा गाड़ी में बैठी हुई थी और नम आंखों से विराज को देख रही थी। पीहू वीरा की ओर जाने लगी और तभी कहीं से एक गोली चली और वो सीधा पीहू की हाथ पर लगी। ये देखते ही वीरा की जान निकल गई। वो जल्दी से गाड़ी से उतरी और पीहू की तरफ भागने लगी और तभी एक और गोली चली जो सीधा वीरा के सीने में लगी और वीरा जहां खड़ी थी वहीं झटके से बैठ गई। उसके मुंह से हल्का सा निकला, विराज। विराज के हाथ रुक गए। उसने पलटकर देखा तो वीरा घुटनों के बल बैठी हुई विराज को देख रही थी और वहीं पीहू भी तड़पती हुई सड़क पर पड़ी हुई थी। विराज भागता हुआ वीरा के पास आया। अगले ही पल विराज ने वीरा को अपनी बाहों में समेट लिया। विराज ने वीरा के गालों को हाथ लगाकर थपथपाते हुए कहा, वीरा आंखें खोलो वीरा। लेकिन वीरा बेहोश हो गई थी। विराज ने पीहू की तरफ देखा जो विराज को ही देख रही थी। विराज ने अवनीत को आवाज लगाते हुए कहा, अवनीत। अवनीत जो कि एक गुंडे को पीट रहा था, उसने उसके मुंह पर एक पंच मारा और विराज की तरफ चेहरा घुमा कर देखा।
उसकी भी आंखें हैरानी से फैल गई। वो भी भागता हुआ पीहू के पास आया। पीहू को ऐसे देखकर अवनीत की तो सांसें ही अटक गई। अवनीत ने भी पीहू के हाथ को पकड़कर उसका सिर अपनी बाहों में रखकर कहा, अंडस्को, पीहू आंखें खोलो। पीहू कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। पीहू बस तुम सोना मत। इतने में विराज ने वीरा को गोद में उठा लिया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी पीछे से 3-4 गोलियां चली। विराज और वीरा दोनों उन गोलियों से छलनी हो गए और ये सारा नजारा पीहू अपनी आंखों से देख रही थी और उसी पल पीहू बेहोश हो गई। ये सब देखकर अवनीत, उसकी भी आंखें लगभग बाहर आ गई। अवनीत ने कभी ये सब नहीं देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था उसकी आंखों के सामने ही उसकी दी और जीजा जी की जान ले ली जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अवनीत ने घबराहट के मारे पीहू को अपने सीने से लगाया हुआ था। अवनीत के हाथ कांप रहे थे। उसी के सामने उसके दीदी और जीजाजी सड़क पर खून से लटपट पड़े हुए थे और तभी 2-4 आदमी आए और उन्होंने अवनीत और पीहू को गन पॉइंट करके अवनीत की ओर देखकर कहा, अंडस्को, घबरा मत, हम तुझे भी विराज रघुवंशी के पास पहुंचा देंगे। इतना कहकर जैसे ही उसने गन चलाई, उससे पहले ही उस आदमी को गोली आकर लगी और वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और 2 ही सेकंड में वहां जितने भी आदमी थे उनकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। अवनीत ने हिम्मत करके अपना चेहरा उठाकर देखा तो वहां शिवाय और दिव्यांश खड़े थे, लेकिन जैसे ही शिवाय ने गोली चलाई और वो आदमी मरे, वैसे ही शिवाय घुटनों के बल आ गया। उसकी आंखों के सामने उसके छोटा भाई और उसकी बीवी मरे पड़े थे। फ्लैशबैक एंड। हीर तो रोए जा रही थी और अपनी हीर को समझा रहा था। अवनीत बोला, अंडस्को, बड़ी माँ बस करो, कितना रोओगी। हीर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अंडस्को, क्या करूं अवनीत, जब भी वो पल याद आता है रोना आ जाता है। विराज और वीरा ने अपनी जिंदगी में कभी खुशी नहीं देखी। जब जब उन्होंने खुशियों को गले लगाया तब तब उनके भाग्य ने उनसे खुशियां छीन ली। यही सब सोच सोचकर मुझे रोना आता है। वीरा ने भी बचपन में बहुत कुछ झेला और विराज, उसके भी एक्सीडेंट में पैर खराब हो गए। जब वो एक दूसरे के पूरक बने तब भगवान ने उनसे उनकी बेटी छीन ली। अगले ही पल हीर ने भी अपने आंसू साफ किए और अवनीत से बोली, अंडस्को, एक बात बोलूं अवनीत, वीरा हमेशा कहती थी कि शिवांगी जिंदा है। अब तो मुझे भी लगता है कि हमारी शिवांगी जिंदा है, पर कहाँ है ये नहीं पता। पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ होगी। हर पल भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी शिवांगी जहाँ कहीं भी हो हमारे पास आ जाए। उस बच्ची को एक बार देख लूंगी तो शायद वीरा और विराज को भूल जाऊं। अवनीत कुछ बोलता उससे पहले ही पीहू कमरे में आई। पीहू अपने बाल पूछ रही थी। उसने हीर को रोते हुए देखा तो थोड़ा सा घबराते हुए बोली, अंडस्को, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो। हीर ने ना में गर्दन हिला दी। पीहू ने फिर पूछा, अंडस्को, बताओ ना माँ, क्या हुआ। हीर ने फिर से ना में ही गर्दन हिला दी। पीहू को गुस्सा आ गया और वो अवनीत को देखकर गुस्से में बोली, अंडस्को, अवनीत, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुमने क्या कसम खा रखी है हम माँ बेटी को रुलाने की। अवनीत तो आंखें फाड़े एक बार पीहू को देखता और एक बार हीर को। अवनीत बोला, अंडस्को, मैंने बड़ी माँ को नहीं रुलाया। हीर ने भी अवनीत को सपोर्ट करते हुए कहा, अंडस्को, हाँ पीहू, अवनीत ने कुछ नहीं किया। और तभी पीहू बोली, अंडस्को, बस माँ, आप इसे कितना सपोर्ट करेगी। मैं थोड़ी देर के लिए नहाने क्या चली गई, इसने तो आपको भी रुलाना शुरू कर दिया। अरे घर में मुझे रुलाता है, यहाँ आपको रुलाता है। आखिर आप लोग मुझे इससे डिवोर्स क्यों नहीं दिलवा देते। हीर ने गुस्से में कहा, अंडस्को, बस हुआ पीहू, बात बात पर अवनीत की बेइज्जती मत किया करो। मुझे और अवनीत को कुछ बातें याद आ गई और इसलिए मुझे रोना आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि अवनीत ने मुझे रुलाया है। अब जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि आज शाम ही तुम इसके साथ वापस जा रही हो। पीहू चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। और तभी हीर ने कहा, अंडस्को, ठीक है, नहीं रहना तो जाकर अपने पापा से बोलो। अब पीहू चुप हो गई और चुपचाप क्लोजेट की ओर चली गई। उसके जाते ही अवनीत ने एक गहरी सांस ली। हीर ने अवनीत के चेहरे पर हाथ लगाकर कहा, अंडस्को, क्या इसे कभी कुछ याद नहीं आएगा। अवनीत बोला, अंडस्को, आएगा, धीरे धीरे सब याद आएगा। हीर बोली, अंडस्को, इसके गुस्से का कुछ करना,
ये तो बात बात पर गुस्सा करती है। अवनीत ने कहा, बड़ी माँ समझने की कोशिश करो, जो कुछ पीहू ने अपनी आंखों से देखा है वो किसी के लिए भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि पीहू के दिमाग पर असर हुआ, लेकिन वो पागल नहीं हुई, वरना जो कुछ पीहू ने देखा था उसके चलते तो कोई भी लड़की पागल हो जाती। और रही बात इसके गुस्से की, तो मैं हूँ ना इसका गुस्सा झेलने के लिए, और फिक्र मत कीजिए। अचानक ही हीर बोली, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पीहू से शादी करके तेरी जिंदगी खराब हो गई। ये सुनते ही अवनीत ने हीर हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बड़ी माँ ऐसा मत कहिए, पीहू ने मुझे तब प्यार किया था जब मैं कुछ भी नहीं था, और अब मैं पीहू को उसका किया हुआ प्यार उसे वापस करना चाहता हूँ। ये बात दोबारा जुबान पर मत लाना कि मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे अगर सारी जिंदगी भी पीहू से ताने सुनकर जिंदगी गुजारनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ देव ने गाड़ी खान बीबी के बंगले के बाहर रोकी। देव के बराबर में सरगम बैठी हुई थी। सरगम ने जैसे ही बंगले की ओर देखा, उसकी आंखें नम हो गई। देव और सरगम दोनों ही गाड़ी से उतर गए और दोनों ही घर के अंदर चले गए। सरगम के अंदर आई तो एक बार फिर उसकी आंखें छलकने के लिए तैयार हो गई। देव ने सरगम की आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, देखो सरगम, मैं तुम्हें रोने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश करो कि तुम उस बात पर रो जिस बात पर तुम्हें दुख हो, ना कि उस बात पर जिस बात पर तुम्हें खुशी हो। मैं जानता हूँ इस बंगले को देखकर तुम्हें खुशी महसूस हो रही है, तो इन खुशियों को समेट लो। समझ रही हो ना, ये बंगला तुम्हारा है, तुम इसका जो चाहे करना चाहती हो कर सकती हो। सरगम ने नम आंखों से देव को देखा और अचानक ही उसे गले लगा लिया, और जैसे ही सरगम ने देव को गले लगाया, देव के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल धड़क धड़क कर बाहर ही आ जाएगा। देव ने महसूस किया कि उसके रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे तो उसने कितनी बार ही संजना को गले लगाया था, लेकिन ऐसा तो उसने कभी महसूस नहीं किया जितना सरगम के गले लगने से महसूस कर रहा था। सरगम देव से दूर हुई और अपने आंसू को साफ करके बोली, थैंक यू वेरी मच। मुझे आज से पहले इतना महंगा और अच्छा गिफ्ट किसी ने नहीं दिया। देव थोड़ा सा ऑकवर्ड कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सरगम को उसकी हालत की खबर हो गई है, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, इट्स ओके सरगम, तुम बस ये बताओ यहाँ क्या करना चाहती हो, मैं तुम्हें फाइनेंस कर दूंगा। सरगम ने कहा, देव मैं सोच रही हूँ यहाँ लड़कियों के लिए अनाथ आश्रम खोल दूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई सब यही हो। जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते ना, उन लड़कियों की जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन होती है, और ये बात मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। अगले ही पल उसने पलटकर देव को देखा और बोली, वो सारी लड़कियां कहाँ हैं जिन्हें आप लोगों ने बचाया था? देव ने कहा, बताया तो था, हमारे फ्लैट में। सरगम बोली, तुम सभी लड़कियों को यही भेज दो, मैं यहाँ एक कोचिंग सेंटर भी खोलेगी। और ऐसे करके सरगम अपनी प्लानिंग देव को बताने लगी, लेकिन देव का ध्यान तो आज सरगम की खूबसूरती पर टिका हुआ था। एक तो पहले ही सरगम की खूबसूरती उसके दिल में अपनी जगह बना चुकी थी, ऊपर से आज सरगम गले लगी तो देव और ज्यादा झुकाव महसूस करने लगा। थोड़ी देर बाद सरगम ने देव के सामने चुटकी बजाकर कहा, देव आप कहाँ खो गए? देव अपने सेंस में वापस आया और बोला, नहीं बस मैं यही सोच रहा था कि तुम ये सब संभाल लोगी ना। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल संभाल लूंगी, और उसमें संभालना ही क्या है, आप टेंशन मत लो, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे बात कर लूंगी। 415 अभिमान शिवाय की फिर बहस। दूसरी तरफ अभिमान अपने केबिन में बैठा हुआ था। थोड़ी देर तक वैसे ही बैठा रहा, याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसके और आराध्या के बीच क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और तभी उसने अपनी टेबल की तरफ देखा जहां उसका लैपटॉप नहीं था। अभिमान ने फोन करके मैनेजर को अपने केबिन में बुलाया। मैनेजर अगले ही सेकंड अभिमान के केबिन में खड़ा हुआ था। अभिमान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरा लैपटॉप कहाँ है?
मैनेजर ने धीरे से कहा, सर शिवाय सर के केबिन में है। शिवाय सर की केबिन में क्या कर रहा है? अभिमान ने फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा। मैनेजर बोला, सर उन्होंने ही मंगाया था। अभिमान बोला, ठीक है, तो जाओ वापस लेकर आओ। मैनेजर ने नामे गर्दन झुकाकर कहा, सर उन्होंने कहा है कि आप खुद ले आए। अभिमान ने गुस्से में मैनेजर को देखा और फिर चुपचाप शिवाय की केबिन की ओर चला गया। अभिमान ने शिवाय का केबिन खोला और जैसे ही अंदर जाने को हुआ, शिवाय ने कहा, परमिशन लेकर अंदर आओ। अभिमान हैरानी से अपने पापा को देख रहा था, फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, आराध्या तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शिवाय बोला, मन ही मन किसी को गाली देने से अपने पाप कम नहीं हो जाते। अगर अपने पाप कम करने हैं तो पश्चाताप खुद करना पड़ता है। अब परमिशन लेकर अंदर आओ, वरना मेरे कैबिन में आने की जरूरत नहीं है। अभिमान ने एक बार फिर अपने गुस्से को कंट्रोल किया, केबिन का गेट बंद किया और फिर केबिन का गेट दोबारा से खोलकर बोला, पापा मैं अंदर आ जाऊं। शिवाय बोला, हाँ आ जाओ, तुम्हारा ही केबिन है, मुझसे परमिशन मांगने की क्या जरूरत है। अभिमान तो हैरानी से शिवाय को देख रहा था और शिवाय आईब्रो चढ़ाकर बोला, जो तुमने कहा वो तुम्हारा कर्म था और जो मैंने कहा वो मेरा धर्म। खैर तुम्हें कर्म धर्म की बातें समझ नहीं आएगी, बोलो क्यों आए। अभिमान ने कहा, आपके पास मेरा लैपटॉप है, दे दीजिए। शिवाय बोला, क्यों एक दिन बिना लैपटॉप के काम नहीं कर सकते। अभिमान ने गुस्से में कहा, पापा आप अच्छे से जानते हो कि मैं एक दिन भी बिना काम के नहीं रह सकता और आपने मैनेजर से मेरा लैपटॉप मंगवा लिया। मेरा लैपटॉप दे दीजिए ताकि मैं भी कुछ काम कर लूं। शिवाय बोला, लेकिन तुम काम करना क्यों चाहते हो? तुम्हें तो मैं हमेशा के लिए इस कंपनी से निकालने वाला हूँ। फिर तुम जब इस कंपनी से निकल जाओगे तो क्या काम करोगे? अभिमान गुस्से में शिवाय को देख रहा था। शिवाय बोला, तुम्हारे इस गुस्से से मैं डरता नहीं हूँ बेटा। जिस उम्र में तुम हो उस उम्र को मैं पार करके आ चुका हूँ, तो बेहतर होगा कि मुझे अपने गुस्से से डराने की कोशिश मत करो। अभिमान ने हल्के गुस्से में कहा, पापा समझते क्यों नहीं? मैंने आराध्या के साथ जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, वो भी इसमें पूरी शामिल थी। शिवाय को गुस्सा आ गया, वो अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, मुझे बस एक सवाल का जवाब दो, तुम आराध्या के पास क्या करने गए थे? अभिमान अभी भी खड़ा रहा, उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। शिवाय ने फिर से गुस्सा करते हुए कहा, अभिमान मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम आराध्या के पास क्या करने गए थे? अभिमान ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, मैं उससे माफी मांगने गया था। ये सुनते ही शिवाय बोला, बड़ा यूनिक तरीका है माफी मांगने का। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने गुस्से में कहा, अब ये बेशर्मी वाली मुस्कुराहट मुझे मत दिखाओ। उस लड़की की इज्जत हमारे घर में गई है तो उसे सम्मान भी हमारे घर में ही मिलना चाहिए। पता चलना चाहिए सबको कि आराध्या रघुवंशी फैमिली की इज्जत है, समझे? कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा जब तक तुम आराध्या को शादी के लिए नहीं मना लेते, तब तक तुम इस ऑफिस में काम नहीं करोगे। अभिमान दांत पिसता हुआ बोला, पापा वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो क्या मैं जबरदस्ती कर लूं? शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जबरदस्ती क्यों करोगे, बल्कि प्यार से समझाओगे। उसके पीछे फूलों का बुके लेकर घूमोगे, उसे डेट पर लेकर जाओगे, उसके साथ वक्त बिताओगे, तो वो तुम पर यकीन करेगी और शादी के लिए हाँ कह देगी। अभिमान ने गहरी सांस लेकर कहा, पापा मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप ही बताइए क्या जबरदस्ती शादी करने से मेरे और आराध्या के बीच में प्यार पनप जाएगा? शिवाय बोला, अच्छा ये बताओ अभिमान, तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें कैसा लग रहा है? अभिमान ने बिना सोचे समझे बोला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए, मैं उसे एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकता। शिवाय बोला, क्या बात है, एक लैपटॉप जो ना तुमसे बातें करता है
ना तुमसे बहस कर सकता है। उस लैपटॉप के लिए तुम इतना बेचैन हो गए, तो जरा सोचो, अगर कोई लड़की तुम्हारे आसपास रहेगी, तुमसे बातें करेगी, तो क्या तुम्हें उससे प्यार नहीं होगा? अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने कहा, देखो आराध्या बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें शायद अभी उसके गुण नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर उससे शादी कर लोगे, उसके आसपास रहोगे, तो उससे प्यार हो जाएगा। जब मैं तुम्हारी माँ से मिला था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि छुई मुई से मैं शादी करूंगा, लेकिन अब देखो छुई मुई के बिना एक पल भी गुजारना मुझे मुश्किल लगता है। अभिमान दांत पिसता हुआ बोला, पापा बस बहुत हो गया। अभिमान ने इतना ही कहा था कि शिवाय ने गुस्से में आंख दिखाकर कहा, एग्जैक्टली अभिमान, बहुत हो गया। मैं तुम्हें जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया। अब निकलो मेरे केबिन से, और जब तक आराध्या को शादी के लिए नहीं मना लोगे, तब तक ऑफिस नहीं आओगे। और याद रखना, अगर आराध्या से तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो मैं बहुत जल्द तुम्हें रघुवंशी फैमिली से भी अलग कर दूंगा। फिर जो मन करे, जहां मन करे, जिससे मन करे, शादी कर लेना।